नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर यहां आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी तस्वीर, बल्कि 3 तस्वीर है। तीनों तस्वीर को गौर से देखिए। प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते अजीत अंजुम की तस्वीर कुछ साल पहले की तस्वीर है। आज ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, इस वीडियो में 10-15 मिनट में आप समझेंगे। लेकिन बीते 3 सालों में जो मेरे दर्शक यूट्यूब पर लगातार मुझे देख रहे हैं, हर रोज सुन रहे हैं, उनके दिमाग में मेरी छवि ऐसी ही होगी कि मैं घोर मोदी विरोधी हूं, बीजेपी विरोधी हूं, मोदी के खिलाफ बोलता हूं, बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं। उसका एक लाइन का जवाब यह है कि दरअसल मैं सत्ता के खिलाफ बोलता हूं, सत्ता से सवाल पूछना चाहता हूं, सत्ता की आलोचना करता हूं, क्योंकि सत्ता प्रधानमंत्री मोदी की है। फिर आपके दिमाग में इन तस्वीरों को देखकर यह सवाल आ सकता है कि ये तस्वीर कब की, क्या और आज क्यों। हालांकि इस तस्वीर के बारे में मुझे लगता है कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो में विस्तार से बताया भी था, लेकिन आज फिर इस तस्वीर के साथ इस वीडियो में कुछ बात करने की वजह है, इन तस्वीरों के हवाले से। तो तारीख मैंने बताई 31 मार्च 2019, लोकसभा चुनाव की तैयारी थी। TV9 एक चैनल जो दक्षिण भारत का चैनल था, 5 राज्यों में वो चैनल उस वक्त था, अभी भी है, अभी 1-2-3 राज्य ज़्यादा भी होंगे। उस चैनल में मैं सलाहकार संपादक था। विनोद कापड़ी हमारे मित्र प्रधान संपादक थे और राष्ट्रीय चैनल के तौर पर TV9 लॉन्च हो रहा था। लॉन्चिंग की तारीख के दिन उस चैनल में एक सलाहकार संपादक और थे, हेमंत शर्मा। तो उनके न्योते पर, उनके आमंत्रण पर, चूंकि मैनेजमेंट चाहता था कि प्रधानमंत्री और अमित शाह या बाकी लोग, जो कॉन्क्लेव था पहले दिन TV9 का, लॉन्चिंग डे का कॉन्क्लेव, और आप जानते हैं चैनल्स के कॉन्क्लेव होते हैं, उसमें पक्ष विपक्ष के नेता आते हैं और कॉन्क्लेव को बड़ा करने या उसकी भव्यता की कोशिश हर चैनल करता है, और वो तो नया चैनल था। तो लॉन्चिंग के दिन प्रधानमंत्री आए, ये कोशिश चैनल के प्रबंधन की थी। तो हेमंत शर्मा और लोगों ने बात की होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रजामंदी दी कॉन्क्लेव के दिन आने की। तो कॉन्क्लेव के दिन प्रधानमंत्री आए, मैं सलाहकार संपादक था। जैसा कि मैंने कहा, एक शो मेरे हिस्से था, राष्ट्रीय बहस, जो हर रोज शाम को 7 बजे प्रसारित होना था, लेकिन 31 मार्च को लॉन्चिंग डे था। तो होटल अशोका में कॉन्क्लेव था। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सुबह के वक्त, टाइम मुझे ठीक से अब याद नहीं है, सुबह के वक्त शायद 10 से 11 ही बजा होगा, प्रधानमंत्री मोदी के आने का वक्त था। तो अशोका होटल में जो लॉबी के बाहर जो पोर्च होता है, जहां गाड़ियां रुकती है, वहां विनोद कापड़ी, उस TV9 के CEO जो फाउंडर थे, रवि प्रकाश, जो अब उसका हिस्सा उस तरह से नहीं है, जो संपादकीय प्रमुख भी थे, हैदराबाद में रहते थे, लेकिन एक तरह से प्रमोटर और CEO भी थे, वो विनोद कापड़ी और एक और जिनका नाम लिया मैंने, वो। तो 3 लोग रिसीव करने प्रधानमंत्री मोदी को गए। ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि जब ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी, पत्रकारिता पर हमला की बात करते हैं, तो बारीकियों को समझिए कि ये कितने अलोकतांत्रिक लोग हैं, और शीर्ष पर बैठे लोग, टॉप पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी कितने अलोकतांत्रिक हैं। बहरहाल, तो बाहर ये लोग रिसीव करने गए प्रधानमंत्री को। जाना भी चाहिए, प्रोटोकॉल है, PM आ रहे हैं, हमारे ही प्रोग्राम में आ रहे थे। तो एक अंदर एक चैनल जो तेलुगु चैनल था, उसकी लाइव यूनिट अंदर रिकॉर्ड कर रही थी, मैं अंदर था। मैंने उस यूनिट को, जिसके कंधे पर लाइव व्यू होता है, जिससे लाइव रिकॉर्डिंग जा रही होती, लाइव टेलीकास्ट, जो तेलुगु चैनल पर टेलीकास्ट हो रहा था, हैदराबाद से जो चैनल था, उसको मैंने भेजा कि बाहर PM आ चुके हैं, तुम जल्दी बाहर जाओ। बाहर चला गया, उसके कंधे पर लाइव व्यू था, कैमरामैन था, और वो लाइव जा रहा था तेलुगु चैनल पर। तो प्रधानमंत्री जब गाड़ी से उतरे तो विनोद कापड़ी, रवि प्रकाश और हेमंत शर्मा, तीसरे सज्जन, रिसीव किया गया। विनोद कापड़ी से प्रधानमंत्री मोदी की वो पहली मुलाकात थी, तो उनका वहां परिचय कराया गया, या ऐसा कुछ हुआ, बुके सबने दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी उतरते, गाड़ी से उतरते हुए, सोचिए जरा कितना तंगदिल प्रधानमंत्री दिखे उस दिन। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने क्या कहा, 20 सेकंड का बयान है जो वायरल हो गया। पहले वो सुनिए, फिर बताता हूं वायरल कैसे हुआ, फिर इसके बाद आगे की कहानी क्या है, और फिर मैं आज ये कह क्यों रहा हूं।
तो जरा सुनिए 20 सेकंड कि उतरते ही प्रधानमंत्री ने आयोजक के यहां आ रहे हैं, खुशी का मौका है, कोई चैनल लॉन्च हो रहा है, उस दिन आ रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? सुनने तो लोग खड़े हैं जी, वो तो ब्लड में हमको इसमें बदलाव ला रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, इसको जीता तो बेचारा को उनकी आत्मा मर जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा उनको। प्रधानमंत्री मोदी ने उतरते ही कहा, गाड़ी से उतरते ही फूल या बुके जो भी उनको भेंट किया गया, जो सीईओ थे रवि प्रकाश, उनसे कहा कि आपने ऐसे ऐसे लोग भरे हैं जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है। ये ऑडियो उन्हें भी नहीं पता था कि एक लाइव यूनिट है, ये ऑडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है और सीधे लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है तेलुगु चैनल पर। उन्हें अंदाजा होता तो शायद ऐसा नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोग भरे हैं जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है, जो आपने सुना। और उसके बाद रवि प्रकाश तेलुगु आदमी थे, उन्होंने कुछ कहा कि बदलाव ला रहे हैं, बदल रहे हैं, ऐसा कुछ कहा, शायद यही कहा बदल रहे हैं। क्या बोल सकते थे इसमें? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इनको जीने दो बेचारों को, उनकी आत्मा मर जाएगी तो मजा नहीं आएगा इनको जीने दो बेचारों को, इनकी आत्मा मर जाएगी तो मजा नहीं आएगा। अब ये तेलुगु पर टेलीकास्ट हो गया। प्रधानमंत्री अंदर आए, विनोद कापड़ी जाहिर है थोड़े असहज हुए होंगे। प्रधानमंत्री जब अंदर आए तो अंदर एक मीट एंड ग्रीट सेक्शन होता है, जब प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है स्टेज पर जाने से पहले उसमें घेराबंदी होती है, एसपीजी के लोग होते हैं, सेलेक्टेड लोग जिनका नाम पहले से अप्रूव्ड होता है, चूंकि पीएम की हाई सिक्योरिटी होती है, वही उसमें होते हैं जो प्रधानमंत्री से पहले मिलते हैं। तो उसमें मैं भी था, जो सीनियर कुछ लोग थे, कुछ एंकर्स थे, चैनल के कुछ सीनियर लोग थे, मैं सबसे आखिर में था। थोड़ी मेरी फितरत है, नेताओं के उसमें महिमा में या उनके ऑरा में मैं नहीं आता, उनके प्रभाव मंडल का मैं कैदी नहीं हूँ। कभी मैं उसमें जल्दी मिलो, हाथ मिलाओ, ये करो, मैं करता नहीं। ये मेरी फितरत है, 30 साल से मैं ऐसा ही हूँ, किसी नेता से आज तक सटा नहीं हूँ उस तरह से। खैर, तो मैं सबसे आखिर में था। तो सबसे मिलते हुए जो भी 7-8 लोग रहे होंगे, सबसे मिलते हुए प्रधानमंत्री आखिर में आए। और इस बीच मुझे ये पता नहीं था कि बाहर क्या हुआ है। तो आखिर में आए तो जो सज्जन थे हेमंत शर्मा, उन्होंने मेरी ओर दिखाया और कहा अजीत अंजुम। इस तस्वीर में ऐसे ही आपको दिख रहा होगा। एक रोहित विश्वकर्मा भी इस तस्वीर में दिख रहे हैं जो साथ में थे, और शायद एक जो गुजराती चैनल के एडिटर थे, नाम अभी कल्पक शायद नाम था, वो भी तस्वीर में, एक तस्वीर में दिखेंगे, जो स्क्रीन पर अभी मैं लगाऊंगा, कोशिश करूँ। खैर, तो प्रधानमंत्री को जैसे ही कहा अजीत अंजुम, तो उन्होंने, मैंने भी हाथ मिलाया, उन्होंने भी हाथ बढ़ाया, और एक वाक्य कहा उन्होंने, अच्छा दूसरे वाले आप ही हो। तो अचानक बेसाख्ता जैसे होता है, दूसरे वाले आप ही हो। मैंने कहा अरे सर क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं दूसरे वाले आप ही हो, जिनसे मैं मिला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी से, प्रधानमंत्री क्यों कहूँ, बीजेपी के नेता के तौर पर 95-96 में एक प्रोग्राम के शूट करने के दौरान कुछ देर मिला था, लेकिन वो मिलना ना मिलना बराबर था। खैर, कभी मिला नहीं, कोई वास्ता नहीं, कभी फ़ोन पर कोई बात नहीं। तो दूसरे वाले आप ही हो, तो चौंका मैं। वही मेरी भावभंगी मत, अरे सर क्या कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 सेकंड ऐसे देखा और उसके बाद सब लोग स्टेज की तरफ बढ़े। मैं एकदम सिलसिलेवार बता रहा हूँ, ये जानना ज़रूरी है। स्टेज की तरफ बढ़े। अब मेरे दिमाग में ये बेचैनी हो गई कि ये क्यों कहा कि दूसरे वाले आप ही हो, ऐसा क्या हुआ। तो जब स्टेज की तरफ सब बढ़े तो शायद, अगर मुझे याद है, विनोद कापड़ी तुरंत मेरे पीछे आए, चूँकि वो पीछे थे, पीछे पहले हो गए थे। उन्होंने कहा अजीत बाहर कुछ हुआ है, बताता हूँ। और फिर आगे आए, और फिर जैसे भी विनोद ने मौका मिला तो उन्होंने बताया कि बाहर ये हुआ है कि मुझे ऐसा बोला, मेरे को बोला, मेरे को लेकर ही बोला कि ऐसे ऐसे लोग भरे हैं जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है। जाहिर है विनोद कापड़ी के बारे में बोला गया, और मुझे अगर प्रधानमंत्री ने कहा अच्छा दूसरे वाले आप ही हो, इसका मतलब पहले वाले विनोद कापड़ी और दूसरा वाला मैं, क्योंकि विनोद कापड़ी हिंदी चैनल के प्रधान संपादक थे, मैं सलाहकार संपादक था। मीडिया में, सत्ता में, सिस्टम में, सरकार में लोग जान रहे थे कि ये 2 मुख्य लोग हैं, चैनल लॉन्च कंटेंट का हिस्सा है, लॉन्चिंग टीम का हिस्सा है, और ये प्रधानमंत्री के पास इसकी जानकारी थी। अब मेरे लिए चौंकने वाली बात ये थी कि प्रधानमंत्री इतना स्टडी करके आए हैं कि इस चैनल में कौन लोग हैं, क्या है। खास बात यह है, जो शायद मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, कि मैं उस तरह से हर रोज़ ना तो लेख लिख रहा था, ना अखबारों में लिख रहा था, ना उस तरह से सक्रिय था, बल्कि
इंडिया टीवी छोड़ने के बाद शायद 1.5 साल या उससे ज़्यादा का गैप रहा होगा। उस बीच में क्विंट में, द वायर में, कुछ वेबसाइट्स में कुछ लिख रहा था, और हाँ, ट्विटर पर मैं लगातार लिखता था, चाहे नोटबंदी हो, चाहे सरकार के और कोई फैसले हो, उसकी आलोचना अपना जैसे करता हूँ, एक पत्रकार जैसे करता है वो क्या करता था। लेकिन मुझे हैरानी ये हुई कि पीएम स्टडी करके आया है कि कौन क्या है। तो फिर प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और जो कुछ हुआ, लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में बात कौंधती रही। और उसी दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे इंटरव्यू मुझे करने थे, जिसमें कपिल सिब्बल, विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, अभी भी हैं, तब भी थे, तब कांग्रेस में थे, अब समाजवादी पार्टी और उससे राज्यसभा सदस्य हैं। कपिल सिब्बल का इंटरव्यू मेरे जिम्मे था और मैंने बहुत सवाल पूछे कपिल सिब्बल से। वो नाराज़ भी हो गए। मुझे अगर याद है, पूरा इंटरव्यू ख़त्म होते होते इतना उखड़ गए, इतनी तेज़ी से आगे बढ़े कि उन्होंने अभिवादन भी स्वीकार नहीं किया और बहुत नाराज़ होकर गए। 1-2 लोग और नाराज़ हुए। खैर, शो शाम को ख़त्म हुआ तो रवि प्रकाश, जो चैनल के एडिटर इन चीफ थे, वो मेरे पास आए और कहा कि अजीत साहब, आप अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, आपसे पीएम भी नाराज़ हैं और कपिल सिब्बल भी नाराज़ होकर गए। ये उस सीईओ की तारीफ करूंगा कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अपनी नाराज़गी हम लोगों के प्रति जाहिर कर दी। उसके बाद भी उस प्रमोटर सीईओ रवि प्रकाश ने ये कहा, और मैं शायद पहले भी मैंने कहा कि अंबानी या अडानी जैसा भी कोई बिजनेस हाउस का आदमी होता, मालिक होता, और उससे अगर प्रधानमंत्री कह दे कि आपने ऐसे लोगों को भर रखा है जिनके ब्लड में मुझे गाली देना, किसकी हैसियत है कि उसके बाद उस संपादक को या सलाहकार संपादक को अपने चैनल में रखेगा। ये तो सीधा संदेश है, संकेत है, या कहें आदेश है कि इससे मुक्ति पाओ, छुट्टी करो, ऐसे को रखा है, ये मुझे गाली देता है और बेचारों को जीने दो, ये भी हंसते हुए। अरे, मैं उस दिन को, उस वीडियो में उनकी बातों को जब सोचता हूं तो लगता है कि ये आदमी कितना तंगदिल है। ये 140 करोड़, सबका साथ, सबका विश्वास, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा विश्वगुरु, और उसके बाद एक पत्रकार के लिए ये राय, जो पत्रकार उनकी आलोचना कर रहा था, उनकी सरकार की या उनकी नीतियों की। इसके अलावा तो कोई वजह थी नहीं। मैंने कोई गुजरात दंगे की भी रिपोर्टिंग नहीं की थी, न सैकड़ों लेख लिखे थे मोदी जी के बारे में, न मोदी जी के बारे में कोई किताब लिख दी थी, न मोदी जी के बारे में कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना दी थी जैसी बीबीसी ने बनाई। तो ये सब न करते हुए भी मोदी जी ने मेरे बारे में स्टडी कर ली थी, या विनोद कापड़ी के बारे में स्टडी कर ली थी, और उस स्टडी के आधार पर उन्होंने राय दे दी। वो इतना भी नहीं अपने भीतर रख सके कि चलो ठीक है, ये लोग मुझे नापसंद हैं, लेकिन आज इन्हीं लोगों के कार्यक्रम में गए हैं, तो अगर इनसे अच्छी बात नहीं कर सकते चलो अपनी खींच, जो झल्लाहट है, कम से कम वो छिपा के चले जाए। लेकिन नहीं, वो साफ कह के गए। तो ये हम लोगों को लग गया कि इसका मतलब सरकार तो इनकी बनेगी, क्योंकि ये मेरा आकलन था कि सरकार बीजेपी की आएगी। पुलवामा और वो सब शायद हो चुका था तब, तो सरकार तो इनकी बनेगी, और इनकी जब सरकार में वापसी होगी तो महीने, 2 महीने, 4 महीने में हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं होगा। क्योंकि मैं रोज शो करता था, शो में वैसे सवाल होंगे और सवाल सरकार को पसंद नहीं होंगे, मोदी जी को नहीं पसंद होंगे, जब खुद ही मोदी जी उसमें मॉनिटर करते हैं या मॉनिटरिंग की रिपोर्ट जाती है। उससे पहले मुझे ये भी पता चला था कि पीएमओ में कुछ फाइलें बनती हैं, वो रेड फाइल, ग्रीन फाइल, ये सब फाइलें होती है। उन फाइलों में हम लोगों के ट्वीट्स दर्ज हैं, और एक ब्लैकलिस्ट की तरह जो होता है रेड फाइल, उसमें हमारा नाम है, हमारे जैसे और बहुत सारे लोगों के नाम होंगे, बहुत सारे ऐसे पत्रकार। तो ये जानकारी मिली तो एक दिमाग में बना। अब उसके बाद क्या था, मुझे 2-4 लोगों ने समझाया कि थोड़ा डिबेट का टोन बदल दो, शो का टोन बदल दो, ट्विटर पर लिखना बंद कर दो, थोड़ा गियर चेंज करो, थोड़ी राय बदलो, थोड़ी कभी कभी सरकार के पक्ष वाला डिबेट करो, मोदी जी की तारीफ 2-4-10 बार किया करो, विपक्ष को टारगेट किया करो। ये सब बहुत सारी सलाह 2-4 लोगों ने दी। मेरे पास क्या विकल्प थे? एक विकल्प कि मैं उसी तरह के शोज, उसी तरह की डिबेट, उसी तरह की बातें करता रहता जो सरकार को, मोदी जी को, बीजेपी को अच्छा लगता, उनके मन लायक होता, खुश होते, और या जो मेरा मन होता, या जो मुझे लगता कि इस पर बात किस तेवर के साथ क्या करनी चाहिए, वो करता। मैंने दूसरा विकल्प चुना, ये मानते हुए कि मई के आखिर में नतीजे आ जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम लोग छोड़ देंगे। और मैं जैसे मुझे लगा जो विषय है, या जिस तरह से जवानों की शहादत को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अपनी रैलियों में भुनाने की कोशिश करते रहे, या उसी समय प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वो बयान आ गया
महात्मा गांधी और गोडसे वाला, गोडसे को देशभक्त कहने वाला, बहुत सारी चीजें हुई। हर उस पर पूरे तेवर के साथ चुनाव आयोग की भूमिका जो थी, बीजेपी नेताओं के प्रति नरम भूमिका, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर आरोप लगे चुनाव आचार संहिता तोड़ने के, और उसके बाद भी चुनाव आयोग ने जो नरम रवैया अख्तियार किया, वो सब पर पूरे तेवर के साथ मैं डिबेट करता रहा। ज़्यादातर डिबेट आज भी शायद यूट्यूब पर होगा, कुछ लोगों ने उड़ा दिया होगा तो पता नहीं, बट होगा। तो मैंने ये तय कर लिया कि मुझे वही करना है जो मैं करना चाहता हूं। और अगर नोटिस कर लिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि वो लोग हैं जो हमसे हमारी चापलूसी नहीं करने वाले हैं, तब तो मेरे लिए वो जिसको कहते हैं बैज ऑफ ऑनर है, मेरे लिए वो तारीफ की वजह है, मेरे लिए तो अवार्ड है कि इसका मतलब हमारी बात वहां पहुंच रही है और हमारी बात से वो नाखुश हैं। उनकी क्या कहें, उनके बैड बुक में हम शामिल हैं। मैं तो इसको तारीफ की वजह मानता हूं। तो हम करते रहे, जो भी हुआ लोग आगाह भी करते रहे कि थोड़ा टोन डाउन करो, ये करो। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, एक तो ये हुआ, इससे आप अंदाजा लगाइए कि मोदी जी की सोच कैसी है, मोदी जी कैसे लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं, मोदी जी कैसे लोगों को पसंद करते हैं, या मोदी जी के गुड बुक में कौन हो सकता है, और मोदी से कोई भी सवाल पूछे तो क्या हो सकता है। इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, करण थापर के उन सवालों की। 2007 में जब गुजरात दंगों को लेकर 3 सवाल पूछे करण थापर ने, और ऐसे ग्लास यहाँ नहीं है, मोदी जी ने पानी पिया एक बार ग्लास मांगकर, और उसके बाद कहा दोस्ती बनी रहे, और उसके बाद वो कैमरा बंद हो गया। और करण थापर का तब का दिन 2007 और आज 2023 में 15 साल हो गए, 16 साल हो गए करण थापर की एंट्री बैन, जबकि वो अच्छे परिचित थे। और करण थापर के शो में बीजेपी नेताओं का आना बंद हो गया मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो इंडिया टुडे पर करते थे डेविल्स एडवोकेट, और उसके बाद शो भी बंद हो गया। ये सब करण थापर ने अपनी किताब में लिखी है। विजय त्रिवेदी एक जो बीजेपी बीट कवर करने वाले पत्रकार हैं, आज भी हैं, थे तब, अब उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, एनडीटीवी में थे उन दिनों। और शायद 2009 का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, और कुछ सवाल उन्होंने भी हवाई जहाज में, प्राइवेट प्लेन था, हेलीकॉप्टर था, उसमें कुछ सवाल पूछे मोदी जी से गुजरात दंगों को लेकर, और उसके बाद मोदी नाराज हुए, वहाँ भी पानी पिया, और उसके बाद जहाँ लैंड किया अमरेली या कहीं, वहाँ उनको वहीं उतार दिया, और उसके बाद सभा में गए, और विजय त्रिवेदी वहाँ से दूसरी गाड़ी से आए, जबकि लौटना साथ था। उस पर भी विस्तार से एक वीडियो मैंने बनाया। ऐसी बहुत सारी कहानियां मोदी जी के बारे में हैं। क्यों एक खाका बना लेते हैं, एक उनके पास लिस्ट है जिसको चरण चुंबक, कुछ लोग कहते हैं चरण चुंबकों की, वो लिस्ट है जो उनके सामने हाथ जोड़े रहते हैं, की करते हैं, ही करते हैं, मुस्कुराते हैं, मिलते हैं, सुनते हैं। उनमें से कुछ लोगों को घर पे भी बुलाते हैं, डिनर भोज भात भी होता है, चिट्ठी पत्री भी उनके परिवार के नाम लिखते हैं। ये एक उनका इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में बहुत सारे पत्रकार हैं, संपादक हैं, चर्चित चेहरे हैं, और वहाँ एक लिस्ट है। कहते हैं सैकड़ों लोग काम करते हैं, दिन रात इसी तरह की लिस्ट बनाते रहते हैं कि कौन लोग हैं ट्विटर पर जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। उसकी भी एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के हिसाब से ट्रोल भी किया जाता है। उस लिस्ट के हिसाब से हर आदमी के पीछे एक आदमी को लगाया गया है, असाइनमेंट दिया हुआ है कि तुम अजीत अंजुम को हैंडल करोगे, तुम फलां को हैंडल करोगे, तुम फलां को हैंडल करोगे, और ये पूरा सिस्टम काम करता है। और चमचे चाटुकारों के लिए वहां हर तरह के दरवाजे खुले हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात फर्क कि सवाल पूछने वाले से मोदी जी, सवाल पूछने वाले के प्रति मोदी जी का कैसा रवैया है, और जो वैसा सवाल पूछते हैं कि थकते क्यों नहीं है, टॉनिक क्यों नहीं लेते हैं, आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, उनके प्रति मोदी जी का रवैया, और उन पत्रकारों का मोदी जी के प्रति रवैया आप किसी भी बहस डिबेट में देख सकते हैं। लेकिन खैर उसके बाद चुनाव हुआ, और 3 महीने बाद मैंने TV9 छोड़ा। बहुत बार डिबेट को लेकर कुछ बात भी होती थी, कभी कोई विवाद भी होता था, ये नहीं वो नहीं, खैर वो एक वजह है। मैंने एक दिन तय किया कि मुझे नहीं काम करना, और छोड़ दिया। विनोद कापड़ी तो नतीजे जिस दिन आए उसी दिन उन्होंने छोड़ दिया। तो ये तो मोदी जी के स्टाइल है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, जब चुनाव हो रहे थे, ये वहीं मैं आ रहा था, जब चुनाव हो रहे थे, क्योंकि आज बीजेपी ढिंढोरा पीट रही है ना कि कैसे विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, दमनकारी, तानाशाही, नकारात्मक सोच वाला फैसला किया है विपक्षी दलों ने, क्योंकि वो फैसला भाजपा समर्थक पत्रकारों के लिए कर लिया गया है। और आज ही मैंने एक वीडियो में बताया, संदीप चौधरी जो सत्ता से सवाल पूछने वाले एंकर के तौर पर मशहूर हैं, उनके शो में जाना बीजेपी नेताओं ने 1 महीने पहले 15 अगस्त से बंद कर दिया। अघोषित बहिष्कार है। संदीप चौधरी को आप सब नाम से जानते हो। एक संदीप चौधरी वर्सेस 14, आप दोनों का वजन ऐसे तराजू पर तौल के देख लीजिए, समझदारी के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, जानकारी के आधार पर, और सवालों के तीखेपन के आधार पर, और सबसे बड़ी बात, सवाल किससे पूछे जा रहे हैं उस आधार पर। संदीप चौधरी वर्सेस
14 अदर्स। एक तरफ संदीप चौधरी को रखिए, दूसरी तरफ 14 को रखिए और अब तय कर लीजिए। खैर, तो उसी समय क्या हुआ कि मैं जब डिबेट करता था तो एक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अच्छा मुझे वो दौर भी याद है 2014 के पहले, कि जब न्यूज़ 24 में था, सबसे बड़ा सवाल करता था रोज़ और सबसे सवाल पूछता था। कांग्रेस के नेता भी बहुत बार नाराज़ होते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ोन आए कि क्यों ऐसे सवाल पूछे। लेकिन बीजेपी के कुछ जो आज टॉप प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो सब, तब उनकी वो हैसियत नहीं थी, अप्रोच भी करते थे शो में आने के लिए, ये सब। खैर, तो 2019 के उसी समय मोदी जी ने जब वीडियो, हाँ बताना भूल गया, वो वीडियो कैसे वायरल हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग बैठ गए, उसी भी तेलुगु चैनल पर, चूंकि वो टेलीकास्ट हो चुका था, इसलिए वहाँ से कहीं से वीडियो वायरल हुआ। उसी हॉल में जब हम बैठे थे, जब शो खत्म हो रहा था शाम को कॉन्क्लेव, तभी वो वीडियो वायरल हुआ और पता चला ये तो वीडियो वायरल हो गया। तो वीडियो वायरल होना मतलब बीजेपी में संदेश चला गया कि इन दो लोगों को मोदी जी पसंद नहीं करते हैं, तभी तो ऐसा बोल गए। तो उसके बाद बीजेपी नेताओं का रवैया हम लोगों के प्रति ऐसे भी था, थोड़ी गर्मी थी, नाराज़गी थी, क्योंकि वो जो होता है ना, जो सुधीर चौधरी 2 दिन से कह रहे हैं कि फ्रेंडली सवाल हम नहीं पूछते, हम तीखे सवाल पूछते हैं, मुश्किल सवाल पूछते हैं, इसलिए विपक्ष नाराज। दरअसल सत्ता पक्ष को लगता था हम फ्रेंडली सवाल नहीं पूछते हैं। तो बीजेपी के नेताओं की ज़रूरत हमारे शो में भी होती थी, क्योंकि एक बात तो है कि सत्ता पक्ष का अगर कोई नुमाइंदा आपके डिबेट में नहीं आएगा तो आप सवाल क्या पूछेंगे, क्या बहस करेंगे। वादे उनके, इरादे उनके, सारी पॉलिसी उनकी, नाकामियाँ उनकी, खामियाँ उनकी, या जो भी सवाल हैं, जो सत्ता जिसकी है, जवाबदेही उनकी। तो एक मजबूरी भी थी कि थोड़ा सा प्रवक्ताओं से रहे कि लोग आए। तो एक दिन एक प्रवक्ता आए, टॉप 5-6 प्रवक्ताओं में से एक हैं, हमारे गेस्ट रिलेशन के किसी जो हमारे यहाँ गेस्ट रिलेशन में थे, उन्होंने 2-3 दिन गेस्ट रिलेशन वाले ने बताया कि सर बीजेपी वाला कोई आपके शो में आना नहीं चाहता है, और ये कहीं से ऊपर से हुआ। हमने कहा कैसे? बोला कि नहीं, वहाँ लोग कह रहे हैं कि अजीत अंजुम के शो में नहीं जाएंगे, बाकी जो भी एंकर हैं उनसे दिक्कत नहीं, आपसे दिक्कत है। तो मैंने कहा यार फिर तो दिक्कत होगी, मैनेज करो किसी ढंग से। तो 2-4 बार जिनसे जो थोड़े जूनियर प्रवक्ता थे उनको बुलाया, कभी ये किया कि दूसरे राज्य में कोई बीजेपी का विधायक है, रामनरेश चौरसिया हुआ करते थे बिहार में, ऐसे कोई यूपी से कहीं, उनको भी जोड़ा, किसी ढंग से शो तो करना है। तभी एक प्रवक्ता आए एक दिन किसी और के शो में, मैं उनको कई सालों से जानता था। मैंने कहा 1 मिनट इधर आइए, फिर मैं अपने केबिन में ले गया ग्राउंड फ्लोर पे। फिर मैंने कहा क्या हुआ, हमारे शो में बीजेपी के लीडर्स नहीं आते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा अजीत भाई ऐसा है कि मैं तो आपको बहुत सालों से जानता हूँ, आप बहुत सही बोलते हैं और सही पत्रकार हैं, लेकिन थोड़ा हल्के हाथ रखिए बीजेपी पर, क्योंकि आपका नाम वहाँ हिट लिस्ट में है कि ये लोग बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ तल्ख सवाल पूछते हैं और बेमुरवत सवाल पूछते हैं। तो मैंने कहा हल्के हाथ का मतलब क्या होता है? उनका मतलब आप दूसरे लोगों से पूछिए, सारे सवाल बीजेपी से ही आए। हम कह रहे सरकार आपकी है, चुनाव में वोट मांगने फिर से दूसरे टर्म का के लिए ये आप जा रहे हैं और आपसे सवाल ना पूछे। तो उन्होंने इशारा यही किया कि ऐसे में फिर आपके यहाँ कोई नहीं आएगा। तो मैंने कहा तो बड़ा गड़बड़ है, क्या करेंगे? उन्होंने कहा नहीं यही निर्देश है। मैंने कहा तो आप? मैं तो आ ही नहीं सकता, अभी नहीं, देखेंगे, क्योंकि मैं नोटिस किया जाऊँगा अगर आपके शो में आऊँगा। और वो जो प्रवक्ता हैं वो उसके कुछ दिन पहले, मुझे याद नहीं है दिन पहले, साल पहले, जो भी है, दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए थे। तो दूसरी पार्टी में थे तब भी मेरे शो में आते थे। तब मुझे लगा कि इतनी जल्दी वो कन्वर्ट हो गए कि मुझे कह रहे हैं कि हल्के हाथ रखिए। लेकिन ऐसा 3-4 प्रवक्ताओं ने मुझे कहा कि आपको लेकर एतराज़ है कि आप सवाल बहुत तल्ख पूछते हैं। ऐसा भी हुआ कि 1-2 बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, वो अब टीवी पे दिखते नहीं है, तब बहुत मुखर थे, 15, 16, 17 में, 14 में, 13 में, बहुत सारे लोग गायब भी तो हो गए, गायब कर दिए गए। उन्होंने फ़ोन किया, अजीत जी ज़रा देख लीजिएगा, बहुत ऐसे नहीं, ये बड़ा इशू है, इसमें मैं फंस जाऊंगा, ज़रा हल्के, ये वो, ऐसा करते थे लोग, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑन एयर होते ही मैं परवाह नहीं करता हूँ कि कौन बीजेपी कौन कांग्रेस। ऐसा कभी कभी कांग्रेस वाले भी फ़ोन करते थे कि देख लीजिएगा 7 बजे आपका शो है। ये आदमी कोशिश करता है कि अब बहुत मैं गिर जाऊँगा तो मैं नहीं आऊँगा। तो ये सब होता था। खैर, तो उस दिन मुझे एहसास हो गया कि ये शो ऐसे भी चलना अब मुश्किल है। और फिर मैनेजमेंट से भी ये बात होने लगी, जो वहाँ 1-2 सीनियर लोग थे, कि अरे भाई आपके शो में तो बीजेपी वाला कोई आना ही तैयार नहीं है। कहीं हम बाहर करते हैं, सीपी में कोई प्रोग्राम करते हैं, बनारस में उसी समय मुझे याद है, काशी में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के उम्मीदवार थे और 80 घाट पर हम बड़े बड़े शोज़ कर रहे थे, तब भी मुझे फीडबैक दिया गया कि आपके नाम पर आपके शो में बीजेपी के
का कोई आना नहीं चाहता। क्यों? एकमात्र वजह, क्योंकि ज्यादा सवाल बीजेपी से होंगे, होते थे, होने चाहिए, जिनकी सरकार है, और तब तो यूपी में भी सरकार थी। आप ही ने बहुत सारी बातें की थी, बनारस में तो और बहुत सवाल थे। 5 साल सरकार के हो चुके थे, मोदी जी के सरकार के 2019 की बात कर रहा हूं। उन्हें लगता था कि हमसे सवाल ना पूछो, या हमसे अच्छी अच्छी बातें करो, सांस्कृतिक बातें करो, ऐसी बातें करो जिससे हम मोदी जी का खाली महिमा मंडन कर सके। हम वो बात करते थे जो मोदी जी ने 14 में बोला, 13 में बोला, 15 में बोला, ये उन्हें पसंद नहीं था। तो ये धीरे धीरे स्थिति बन गई कि हमारे शो में प्रवक्ताओं ने आना कम कर दिया, आने से बचने लगे, ऊपर वाले ने तो सबने मना कर दिया। तो ये स्थिति थी। तो इसलिए आज जब बीजेपी के नेता ये इस तरह का बयान दे रहे हैं, या संबित पात्रा जो कह रहे हैं, उसको समझना जरूरी है। इन्हें ऐसे पत्रकारों की फौज चाहिए, ऐसे एंकर्स की फौज चाहिए जो इनके हिसाब से काम करें, इनके लिए काम करें, और इनके हिसाब से, इनके निशाने पर जो विपक्षी दल हैं उन पर निशाना साधें। और सबसे बड़ी बात, अब सनातन का एजेंडा इन्हें चुनाव में बनाना है, तो सारे पत्रकार सनातनी हो, सनातन की बात इनके पक्ष में खड़े होकर करें। मंदिर के मुद्दे को भुनाना है तो वो सारे पत्रकार मंदिर की तरफ बात करें। कश्मीर के मुद्दे पर बात करनी है तो इनकी तरफ से कश्मीर के मुद्दे पर बात करें, उसी तरह से बात करें, और हर बार विपक्ष को निशाने पर लें। ये बीजेपी के नेता ऐसा ही चाहते हैं, इसलिए उनके गुड बुक में ऐसे ही है। इसलिए, और ये नीचे से नहीं हो रहा है। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे वैसे बात की, उसी दिन समझ में आ गया ये नीचे से नहीं हो रहा है, ये ऊपर से नियंत्रित हो रहा है। क्योंकि ऊपर से ही जब थॉट प्रोसेस ऐसा है तो नीचे वाले समझ जाते हैं, संदेश ले लेते हैं, मैसेज रिसीव कर लेते हैं, सिग्नल रिसीव कर लेते हैं कि बॉस क्या चाहता है। और यह भी हुआ था कि उसी दौरान, चुनाव के दौरान, 5 या 4 ऐसे बीजेपी के बड़े नेता थे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी हैं, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अभी तब केंद्रीय मंत्री थे, और भी, जिन्होंने मेरे शो में 2 या 3 सवाल के बाद माइक उतार दिया था। वो भी यूट्यूब पर सब वीडियो मौजूद है। 3 सवाल के बाद माइक उतार दिया, क्योंकि उन्हें लारा लप्पा वाले सवाल चाहिए, फ्रेंडली सवाल। उन्हें वो सवाल नहीं चाहिए जो मैं पूछ रहा था। भाई, मैं बदतमीजी कर नहीं रहा था, मैं कोई ऐसी अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय भाषा में बात नहीं कर रहा था। पूरे सम्मान के साथ सवाल वो पूछ रहा था जो पूछा जाना चाहिए। तो ऐसा हुआ कि माइक कान से ईयरपीस उतार दिया, और जब 2-3 ने उतार दिया, फिर यह संदेश चला गया। फिर मुझे किसी एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभी तब मंत्री थे, उन्होंने बताया कि मोदी जी ने जो कहा, और वो वीडियो वायरल होने के बाद, कोई आदमी आपके साथ नहीं बैठना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है ये उस लिस्ट में है जो लिस्ट निगेटिव मार्किंग वाली लिस्ट है। तो ऐसी स्थिति भी हुई। रविश के बारे में यही हुआ। 2016 आते आते बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उनके शो में आना बंद कर दिया।